लेट्स स्टार्ट विद द बजट डेफिसिट, ठीक है। तो अगर बजट डेफिसिट की बात करें तो बजटरी डेफिसिट कब आएगा, जब बजटरी एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड, हमने पढ़ा ना बजट में हम एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट कहते हैं बजट को, है ना। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यही था बजट। ओके, तो अगर हम बात बजट डेफिसिट की करें, ठीक है, तो डेफिशिएंसी कब होगी, घाटा कब होगा, जब इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, ठीक है। तो बात बजट डेफिसिट की हो तो सिंपली हम कह सकते हैं इट इज द डिफरेंस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू और इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज द डिफरेंस, बजट डेफिसिट क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या बजटरी एक्सपेंडिचर कह सकते हो, इट इज द डिफरेंस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड इसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके, ठीक है। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर में से एस्टिमेटेड रेवेन्यू एस्टिमेटेड इनकम हम डिडक्ट कर देते हैं, जो हमारे पास आएगा वो रिजल्ट डेफिसिट में होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हम एस्टिमेटेड एक्सपेंस में से रेवेन्यू माइनस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, इनकम कम है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एस्टिमेटेड रेवेन्यू, अब देखो फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आर 80 करोड़, गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है 80 करोड़ एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉर द ईयर इज 60 करोड़, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी 20 करोड़, ठीक है। ये 20 करोड़ को हम क्या कहेंगे, डेफिसिट है, घाटा है, 20 करोड़ का घाटा हुआ है गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा है और इनकम या रेवेन्यू कम है, ठीक है। तो बजट डेफिसिट कैसे कर लिया, डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर माइनस एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ईयर और द पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि बजट किसी पर्टिकुलर ईयर का बना है तो उस पर्टिकुलर ईयर की एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस में से एस्टिमेटेड रेवेन्यू माइनस कर देंगे, जो बचेगा हमारे पास क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, ठीक है। बजट डेफिसिट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि बजट को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट एंड कैपिटल साइड ऑफ द बजट, ठीक है। तो हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग डेफिसिट को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट, बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स हैं। वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट हमने क्या कहा डेफिसिट में, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू और इनकम, एक्सपेंसेस में से या एक्सपेंडिचर में से हम रेवेन्यू माइनस कर देते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो होगा वो कौन से एक्सपेंडिचर में से कौन सी रेवेन्यू माइनस करेंगे, क्योंकि डेफिसिट का हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस होता है। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। काफी डेफिसिट होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा, बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली ज्यादा है, तभी हम उसमें से रिसिप्ट माइनस कर रहे हैं। सेम है, कोई भी एग्जांपल ले लो, 100 करोड़ की एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एंड 70 करोड़ की रिसिप्ट है रेवेन्यू, तो 30 करोड़ का जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर लेस देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमें पता है कंपोनेंट, हमें पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाएंगे, ओके। What expenses or expenditure, which expenditure are considered as revenue expenditure, ये पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, and which receipts are considered as revenue receipts for the government, ये भी हमें पता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, जब डेफिसिट है, घाटा है, ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कहा था, इस टर्म को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, डिफरेंस निकाल के ही तो पता चला ना हमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा से रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है। तो दिस इज द रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है गवर्नमेंट की
रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है। पहले क्या किया, कंपेयर किया, डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस निकाला, उसके बाद पता चला ज्यादा कौन है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करें, अब मैनेज करेंगे, ठीक है, बैलेंस द डेफिसिट और मैनेज द डेफिसिट। ओके, गवर्नमेंट वुड ट्राई टू मैनेज इट्स डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करेगी। तो मैनेज करने के लिए बेसिकली हम क्या करें, इनके बीच में बैलेंस सेटअप करें, ठीक है। बैलेंस कब होएगा, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू रिसिप्ट के इक्वल होने चाहिए, है ना। यहां से यहां पहुंचेंगे अब हम, है कहां, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर टू बी मेड इक्वल, आर टू बी मेड इक्वल टू इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट के इक्वल करने हैं, तो हम क्या करें, दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं, कल भी बताया था, या तो एक्सपेंडिचर को, भाई ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर को घटा दो, रिसिप्ट कम है तो रिसिप्ट को बढ़ा दो, ठीक है, क्लियर, ओके। तो दो चीजें पता चल गई, हाउ टू मैनेज, either the government would reduce its public expenditure, या तो गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी। अब यहाँ पे भी कौन से वाले एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करेंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, जो लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करते हैं और एसेट्स को बढ़ाते नहीं हैं, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। जैसे इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आती है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स नहीं आती है, ठीक है। आपने उधार लिया था, आप उसको वापस कर रहे हो, आपके लिए खर्चा है ना, तो गवर्नमेंट उधार लेती है, उसको वापस करेगी, तो गवर्नमेंट ने पे किया, रीपे किया, तो खर्चा है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी घटा देता है। मैंने उधार लिया हुआ पैसा वापस कर दिया, तो अब मेरी लायबिलिटी नहीं है ना वापस करने की, तो लायबिलिटी घट गई, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को तो घटाते नहीं है और एसेट्स बढ़ाते नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगी, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स भी नहीं आएंगी, वो एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल सब्सिडीज, पेंशन, स्कॉलरशिप, ग्रांट, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि ना तो ये लायबिलिटी घटाते हैं और ना ही ये एसेट्स को इंक्रीज करते हैं। दीज आर कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को कम करेगी, कंट्रोल करेगी, ठीक है, लाइक स्कॉलरशिप, पेंशन, सब्सिडीज एंड ग्रांट, डोनेशन, उनको कम करेगी, ओके। या फिर इस साइड को बढ़ा दे, भाई बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए, या तो इसको घटा दे या फिर इसको बढ़ा दे, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, गवर्नमेंट वुड ट्राई टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट थी, सच जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया, जो लायबिलिटी घटे, ऐसे एक्सपेंडिचर जो लायबिलिटी को तो घटाएंगे नहीं और एसेट्स बढ़ाएंगे नहीं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, उल्टा कर दो, जो एसेट्स को घटाएंगे नहीं, भाई एसेट्स एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे थे, ठीक है, मैंने जमीन खरीद ली, ठीक है, तो पैसा लगाया, खर्चा तो था, बदले में एसेट आ गया ना मेरे पास, संपत्ति आ गई, तो वो एक्सपेंडिचर में आता, लेकिन रेवेन्यू नहीं था, ठीक है। रेवेन्यू वो नहीं आता ना जो एसेट्स को बढ़ा देता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट एसेट्स को घटाती नहीं, ये बढ़ाते नहीं है, एक्सपेंडिचर बढ़ाते नहीं है और रिसिप्ट घटाती नहीं है। जमीन बेच के पैसा आ गया, क्लियर, तो रिसिप्ट है, लेकिन साथ से क्या चला गया, एसेट चला गया ना, तो एसेट कम हो गए, तो ऐसी रिसिप्ट रेवेन्यू में नहीं आती, वो कैपिटल में आती है। तो कौन सी रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, जो एसेट को घटाती नहीं है और लायबिलिटीज को बढ़ाती नहीं है, ठीक है, क्लियर। टैक्स रिसिप्ट पढ़े हमने, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो जो टैक्स रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है, फाइन है, चार्जेस है, पेनल्टी है, ठीक है, उन चीजों को बढ़ा देगी गवर्नमेंट, इन रिसिप्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगी, सो दैट एक्सपेंडिचर्स के इक्वल हो जाए और बजट बैलेंस हो जाए, डेफिसिट बजट करेक्ट किया जा सके, राइट, क्लियर, समझ आ गया इतना कि इस तरीके से मैनेज करती है गवर्नमेंट। नाउ अब इतना इजी नहीं होता है कि टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इतना इजी नहीं होता है कि एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर कट डाउन कर, सोचा और हो गया, ठीक है, एक रात की बात नहीं है, ओके। तो गवर्नमेंट को कुछ बर्डन, मतलब ये जो बर्डन आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू डेफिसिट का, जो रेवेन्यू डेफिसिट का जो बर्डन आया, घाटा है, बर्डन बढ़ेगा, बोझ आया, अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस बर्डन को ट्रांसफर करने की, शुरू में इस बर्डन को ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, और इस वजह से हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं,
जो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, वो अफेक्ट होती है। सो दैट मीन्स बेसिकली कहा जाए तो गवर्नमेंट इज दैट भाई रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, ठीक है, डेफिसिट तो हुआ, रिसिप्ट कम है। अब अगर हमारी कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा, भाई टैक्सेस तो इतना जल्दी बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, जब मर्जी ऐसा तो है, क्योंकि तो पॉलिसीज बनानी, पूरा बजट बनाना पड़ेगा, फिर टैक्स रेट को रिवाइज करेगी, ठीक है, फाइनेंस चार्जेस ऐसे नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। तो इन रिसिप्ट को, और ना ही कि उतने ज्यादा लाइक फाइनेंस एंड चार्जेस उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं, लेकिन उनको इतना जल्दी बढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट पे पब्लिक क्या करने लग जाएगी, एजिटेट करेगी ना, विद्रोह करेगी। अगर टैक्स रेट आप बढ़ा दो, जीएसटी की रेट बढ़ा दीजिए, ठीक है, आपने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, वेल्थ टैक्स, तो पब्लिक एजिटेट करने लग जाएगी, प्रोटेस्ट हो जाएंगे, तो इतना इजीली ये रिसिप्ट बढ़ नहीं सकती है, ठीक है। तो ये जो डेफिसिट है ये अल्टीमेटली हमारी कैपिटल रिसिप्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हाउ टू मैनेज में हम कहेंगे या तो इसको घटा दो या इसको बढ़ा दो, हाउ टू मैनेज, ठीक है, क्लियर। नाउ पॉइंट इज ये इतना जल्दी है, इतना इजीली मैनेजेबल नहीं होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, भाई रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो चलो कैपिटल रिसिप्ट को देखते हैं। है तो गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट ना, टोटल रिसिप्ट क्या होगी, बजट रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस बजट रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, है तो वो भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट कहती है रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो चलो कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्या हम कैपिटल रिसिप्ट से अपने रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इट वुड बी बेनिफिशियल और कन्वीनियंट, गवर्नमेंट के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है अगर ये सरप्लस में है, कैपिटल रिसिप्ट अगर सरप्लस में है तो गवर्नमेंट के लिए कन्वीनियंट होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट में कौन से रिसिप्ट हम इंक्लूड करते हैं, बोरोइंग, उधार ले लो जी, किसी को कोई बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट में आती है, क्योंकि ये क्या करती है, लायबिलिटी बढ़ा देती है, बोरोइंग लायबिलिटी को बढ़ा देती है ना हमारी। तो ऐसे रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती है जो हमारी एसेट्स को कम कर दे और लायबिलिटीज को बढ़ा दे, वो कैपिटल रिसिप्ट थी। तो बोरो कर लिया, एसेट तो कम नहीं हुआ लेकिन लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है। तो बोरोइंग इजीली कर सकती है गवर्नमेंट, आरबीआई से भी बोरो कर सकती है, ठीक है, पब्लिक से भी बोरो कर सकती है, करती है, ठीक है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा डायरेक्टली उतना ज्यादा जितना इन रिसिप्ट से हो सकता है। फाइन चार्जेस पेनल्टी बढ़ा दी, लोगों को नुकसान होगा डायरेक्टली, लोग एजिटेट करेंगे, टैक्स की रेट बढ़ा दी, लोग एजिटेट करेंगे, खड़े हो जाएंगे, इतनी महंगाई बढ़ गई जी, है ना। तो ये इतना इजी नहीं, बट ये इजी है इसके मुकाबले। तो गवर्नमेंट ट्राई टू, हमने कहा मैनेज इन तरीकों से करने की कोशिश करती है। तो हाउ टू मैनेज, इसको घटा दो, इसको बढ़ा दो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, ये जो डेफिसिट है अफेक्ट करता है कैपिटल रिसिप्ट को, ठीक है, अफेक्ट प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही रिसिप्ट है, तो गवर्नमेंट चाहती है अगर हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट डेफिसिट में कमी है, डेफिशिएंसी है रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो हम अपनी कैपिटल रिसिप्ट को देखते हैं, ठीक है। अगर ये सरप्लस में है तो इनसे इस डेफिसिट को कवर कर लिया जाएगा, अगर नहीं भी है सरप्लस में, अगर स्टिल इनको यूज करने के बाद भी स्टिल देयर इज डेफिशिएंसी, तो गवर्नमेंट इनको इजीली इंक्रीज कर सकती है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट है वो अफेक्ट होती है, वो प्रभावित होती है। तो गवर्नमेंट उस केस में बोरो करने लग जाती है, जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है गवर्नमेंट बोरो करने लग जाती है, या फिर यूं कह सकते हो कर सकती है। मैंने कहा अगर कैपिटल रिसिप्ट सरप्लस में है तो हर बार तो जरूरत नहीं है ना बोरो करने की, नहीं ना भाई, घाटा अभी है, अगर कैपिटल रिसिप्ट अभी सरप्लस में है हमारी, है ना, तब तो हम और बोरो नहीं करेंगे, लेकिन क्या कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है क्या, है ना, ऑलरेडी इंक्लूडेड है बोरोइंग। ये पैसा कहां से आया, या तो उधार लिया होगा गवर्नमेंट ने, या फिर क्या किया होगा, कैपिटल रिसिप्ट कैसे आती है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोरो कर रही होगी, डिसइन्वेस्टमेंट दैट मींस अपनी कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बेचा। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है, बोरोइंग से तो उठाया होगा पैसा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेची होगी, डिसइन्वेस्टमेंट किया होगा, तब पैसा आया होगा, ठीक है। तो दैट मींस हम क्या कह रहे थे कि रेवेन्यू डेफिसिट को गवर्नमेंट ने किससे कवर कर लिया, कर सकती, नॉट कर लिया, ओके, हम नॉट सेइंग कर लिया, तो गवर्नमेंट कैन, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन कवर इट्स रेवेन्यू डेफिसिट, ये फर्स्ट है प्रायोरिटी, विल मैनेज बाय दिस, बट रेवेन्यू डेफिसिट हमने कहा ना इतना इजी नहीं है इसको मैनेज करना,
बढ़ाना इतना इजी नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये प्लान एक्सपेंडिचर है हमारे, ठीक है। तो इसको इतना इजी नहीं है कम करना, रेसिप्ट को बढ़ाना इतना इजी नहीं, तो मैनेज तो इनसे करेगी, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट हमारी कहीं ना कहीं कैपिटल रिसिप्ट को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट इससे अपने डेफिसिट को कवर करने की कोशिश करती है। तो इसमें क्या है, बोरोइंग, तो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट रिकवरी ऑफ लोन को स्ट्रेंथन करती है, दैट मीन जो लोन दिया हुआ है उसको वापस लेने की प्रोसेस को तेज करने लग जाती है, ठीक है। लाइक कोई पैसा डूब रहा है या फिर उतना ज़्यादा लाइक तेजी से रिकवर, क्विकली या इंस्टेंटली पैसा रिकवर नहीं कर रही थी, लेकिन अब उसको करने लगेगी, जो पैसा डूबा हुआ था, ठीक है, लेथार्जिक थी गवर्नमेंट उसको रिकवर करने में, तो रिकवरी प्रोसेस तेज कर लेगी, ठीक है। तो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट को अफेक्ट करती है, और कैपिटल रिसिप्ट जब अफेक्ट होती है तो बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन्स बढ़ जाते हैं, बोरोइंग भी बढ़ जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है, रिकवरी ऑफ लोन्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट से जब कवर करोगे, कैपिटल रिसिप्ट आया कहाँ से, यहीं से तो आया है, तो या तो ये लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। बोरोइंग बढ़ जाएंगी, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी, या फिर रिकवरी ऑफ लोन्स बढ़ जाएंगे, या फिर यू कैन से रेवेन्यू डेफिसिट को गवर्नमेंट ट्राई टू कवर विद द कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज रेवेन्यू रिसिप्ट इतना इजीली या कन्वीनियंटली नहीं बढ़ाई जा सकती या नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है। क्लियर, ये था रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट डेफिसिट हम चलते हैं कि जब हम दोनों तरह के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं एंड कैपिटल रिसिप्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तब हमारे पास आता है उस कंपैरिजन से अगर हमें पता चलता है एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट से, और उन रिसिप्ट में से बोरोइंग अगर हम छोड़ दें, ठीक है, उन रिसिप्ट में से, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट द बोरोइंग, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का तनु और लविश, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, और यू कैन से टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द बोरोइंग, बोरोइंग रिसिप्ट का पार्ट है ना, गवर्नमेंट ने उधार लिया है, तो दैट मींस गवर्नमेंट को रिसीव हुआ मनी, ठीक है। तो इसमें हम बोरोइंग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो व्हेन द एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, बोरोइंग अगर छोड़ दें तो वो जो घाटा होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रिसिप्ट, तो उस घाटे को डेफिसिट हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, राजकोषीय घाटा, ठीक है। दैट मींस गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर हमने कंसीडर की है और टोटल रिसिप्ट हमने कंसीडर की है, ठीक है। रविश स्टैंड अप। ओके, तो जो रिसिप्ट है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, जिनको हम टोटल रिसिप्ट हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट में हमारे पास बोरोइंग भी इंक्लूडेड थी, यहाँ पे हम कह रहे हैं टोटल रिसिप्ट में अगर हम बोरोइंग छोड़ दें, ठीक है, बोरोइंग अगर हटा दी जाए गवर्नमेंट की बोरोइंग, तो वो जो टोटल रिसिप्ट हमारे पास है एक्सेप्ट द बोरोइंग, वो अगर कम है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो हम वो जो घाटा हुआ वो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट। तो दैट मींस जो बैलेंस है दोनों के बीच का बैलेंस वो क्या है, जो छोड़ दिया गया, भाई टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रिसिप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट द बोरोइंग, हम इसमें बोरोइंग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और बोरोइंग किसका पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट का। तो सपोज मैं कैपिटल रिसिप्ट यहाँ से हटा दूँ, तो टोटल रिसिप्ट में क्या लेके चल रहा हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट ओनली, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ का है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट हमें गिवन है, ठीक है, या फिर माइनस कर दूंगा टोटल रिसिप्ट, ठीक है। तो टोटल रिसिप्ट में क्या आता है, रेवेन्यू, कितनी दे रखी है हमें रेवेन्यू, सपोज 50 करोड़ की रेवेन्यू है, प्लस क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हमें गिवन है 50 करोड़ की, कैपिटल रिसिप्ट हमें नहीं गिवन है, ठीक है, क्योंकि बोरोइंग उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, बोरोइंग नहीं है, क्लियर, इंक्लूड नहीं होती इसमें। तो जो डिफरेंस बच गया ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट, fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipt, this is the total expenditure minus total receipt, total expenditure हमारा 100 करोड़ का है, revenue expenditure plus capital expenditure दोनों को मिला दे, total expenditure बन गया 100 करोड़ का, ठीक है, माइनस कर दिया total receipt, total receipt कैसे है, revenue receipt plus
टोटल रिसिप्ट कैसे है? रेवेन्यू प्लस कैपिटल। रेवेन्यू हमें पता है कितने की 50 करोड़ की, प्लस हमें कैपिटल नहीं पता, ठीक है, और हमने कहा बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट का ही पार्ट है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट नहीं पता। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू दिस। ओके, क्लियर? अब अगर मैं कहूँ मुझे फिस्कल डेफिसिट पता है, तो जो आएगा डिफरेंस, चाहे यहाँ से निकालो चाहे फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंस, सॉरी फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू पुट करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना आ रहा है? हमें ये नहीं दे रखा। कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट ने सिर्फ बोरो ही किया है, हमें बस इतना पता है, और बोरोइंग हम इसमें इंक्लूड कर नहीं रहे हैं, है ना, बोरोइंग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया है इस साल, सिर्फ बोरो ही किया है, पब्लिक बोरोइंग की है या फिर आरबीआई से बोरो किया है। तो हमारा डेफिसिट क्या आ जाएगा? फिस्कल डेफिसिट 50 करोड़ का आ गया फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो ये जो 50 करोड़ होगी ये कहीं ना कहीं बोरोइंग की तो है, क्योंकि हमने कैपिटल रिसिप्ट में क्या इंक्लूड किया है? बोरोइंग। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की ही नहीं, कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं बेची, ठीक है, सिर्फ बोरोइंग की है। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या आया होगा इस साल? सिर्फ बोरोइंग। और हम कह रहे हैं टोटल रिसिप्ट में हम बोरोइंग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट की जगह कुछ भी नहीं आएगा, बोरोइंग से इंक्लूड करनी ही नहीं है, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया इसका 100 करोड़ रेवेन्यू, सॉरी टोटल रेवेन्यू, और जो कैपिटल टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का जो डिफरेंस आया 50 करोड़, वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट ही तो है। डेफिसिट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। कैसे? इस वैल्यू को अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। एफडी निकल गया 50 करोड़, इस फॉर्मूले में पुट करो, एफडी है 50 करोड़, टोटल रिसिप्ट गिवन है 100 करोड़ माइनस 50 प्लस कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या है? सिर्फ बोरोइंग्स है, तो बोरोइंग्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, भाई यहाँ से कैपिटल रिसिप्ट निकल जाएंगे ना इस फॉर्मूले से। 50 इज इक्वल टू 100 माइनस 50 प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ये गिवन है। 50 इज इक्वल टू 100 माइनस 50 प्लस कैपिटल रिसिप्ट, बचा क्या? ये इन दोनों माइनस करके इधर ले जाओ, दोनों इक्वल तो होगी, जीरो। कब? जब हम कैपिटल रिसिप्ट में हमने कहा कि बोरोइंग्स ही की है और बोरोइंग्स हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की, तो दैट मींस मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा? जीरो, ठीक है, क्योंकि बोरोइंग्स तो लेनी ही नहीं है। मैंने कहा पहले ही कंडीशन क्या बताई कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की ही नहीं है, सिर्फ बोरोइंग्स की है, और अकॉर्डिंग टू द मैथड और फॉर्मूला हमें बोरोइंग्स यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं करनी है। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा? दिस 100 माइनस 50 प्लस जीरो। कैपिटल रिसिप्ट की जगह क्या रखा गया? जीरो, ठीक है, क्लियर। तो फिस्कल डेफिसिट आ गया 50 करोड़। उसी फिस्कल डेफिसिट को हमने क्या मान लिया? बोरोइंग, क्योंकि डिफरेंस इसकी वजह से आया बोरोइंग। अगर यहाँ पे बोरोइंग भी होती तो क्या एफडी आता? जीरो होता ना। अगर बोरोइंग भी हम इंक्लूड कर लेते तो क्या डेफिसिट रहता? नहीं रहता ना, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट ही हमारा बोरोइंग होता है, फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज बोरोइंग के इक्वल ही होता है, ठीक है। किया ही नहीं। सो यू आर सेइंग डिसइन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट में मैं डिसइन्वेस्टमेंट लेके चला हूँ 20 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट भी हमारे पास, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट कितना आ जाएगा? 30 करोड़ का। तो ये 30 करोड़ हमारे फिस्कल, वो तो मैंने स्पेशल फॉर एग्जाम्पल बोला था समझाने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल में था, मैंने बोला ना अगर नहीं किया, अगर कर लिया है, हमें कैपिटल रिसिप्ट, क्वेश्चन में कैपिटल रिसिप्ट गिवन है 20 करोड़, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट गिवन है 20 करोड़, क्लियर। और बोरोइंग नहीं गिवन है, नहीं कह रखा है कुछ भी बोरोइंग, तो यहाँ पे हम कैपिटल रिसिप्ट में 20 करोड़ ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें बोरोइंग के बारे में कुछ नहीं कह रखा है। अगर कैपिटल रिसिप्ट भी दे रखी है और बोरोइंग अलग से दे रखी है तो माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं कह रखा है तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट ही मान लेंगे कि बोरोइंग नहीं है इसमें इंक्लूडेड। अगर बोरोइंग अलग से दे रखी है तो इसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल रिसिप्ट से, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट है तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, ओके, क्लियर। हाँ हाँ, ये बोरोइंग नहीं है, क्योंकि बचा क्या, इसके अलावा जो बचा वो क्या है, तो इसीलिए मैंने स्टेटमेंट में पहले कहा अज्यूम कर लिया है डिसइन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो हमारा जो डेफिसिट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? बोरोइंग के, ठीक है। और अगर है तो भी डेफिसिट ही बोरोइंग से जितना बचेगा बस कम हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर? तो बोरोइंग्स नहीं मेंशन है तो कैपिटल रिसिप्ट को ही यहाँ पे पुट करोगे, मेंशन है तो माइनस करके पुट करोगे, ठीक है? और जो फिस्कल डेफिसिट आएगा वो हमारी बोरोइंग्स के इक्वल आएगा, ठीक है? तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्विवेलेंट टू बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स के इक्विवेलेंट होता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है? क्लियर? नाउ अब गवर्नमेंट इस फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कैसे करती है एंड इसके इफेक्ट्स क्या है? तो इम्प्लीकेशंस हमें गिवन है, इम्प्लीकेशंस मींस क्या रिजल्ट होंगे, ठीक है? इसी में इन्होंने मैनेजमेंट का तरीका भी बता रखा है, इम्प्लीकेशंस नहीं, ठीक है? ठीक है, अगर गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट है, घाटा हुआ है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट या इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे इकोनॉमी में? तो फर्स्ट कह रहा है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? वो क्यों होगा? वो तब होगा व्हेन द गवर्नमेंट व्हेन देयर इज फिस्कल डेफिसिट इन द इकोनॉमी, जब फिस्कल डेफिसिट है, घाटा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पे देखो फिस्कल डेफिसिट है, दैट मीन्स दोनों रिसिप्ट हमने यूज कर ली है ना, ठीक है? तो दैट मीन्स कैसे करेगी? अब गवर्नमेंट क्या करेगी? जो चीज इंक्लूड नहीं की, क्या इंक्लूड नहीं की? बोरोइंग, अब गवर्नमेंट उसी के लिए जाएगी, ठीक है? गवर्नमेंट अब बोरो करने जाएगी, ठीक है? क्योंकि बोरोइंग से ही उसे मैनेज करेगी, जो रिसिप्ट में हमने बोरोइंग यूज नहीं किया है, तो उस डेफिसिट को कवर करने के लिए उतना ही पैसा जितने का घाटा हुआ, इसीलिए बोला ना कि डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, क्योंकि जितने का घाटा हुआ है उतना ही गवर्नमेंट अब बोरो करेगी, राइट? फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग से इक्वल क्यों है? क्योंकि जितना घाटा हुआ है जितने का, अब गवर्नमेंट उतना ही बोरो करने जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो रिसिप्ट में इंक्लूड हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट भी कर ली, रिकवरी भी कर ली, फिर भी घाटा है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करने जाएगी। दैट्स व्हाई फिस्कल डेफिसिट आर इक्वल टू बोरोइंग, कंसीडर्ड एज इक्वल टू बोरोइंग, ओके? तो जितने का घाटा हुआ है उतना ही बोरो करने जाएगी। अब गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करने जाएगी, ठीक है? तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करेगा, ठीक है? नई करेंसी प्रिंट करेगा तो मनी सर्कुलेशन या मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों की जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो बढ़ जाएगी, खर्च करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाएगी, खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ओके? तो दिस विल क्रिएट द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ठीक है? तब जब गवर्नमेंट, इसी में आ गया ना मैनेजमेंट, कैसे करेगी? बोरोइंग्स के थ्रू, ठीक है? तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा, कैसे? इन्फ्लेशन हमें पता है, टू मैनेज द फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट विल बोरो, गवर्नमेंट बोरो करेगी आरबीआई से, ठीक है? आरबीआई क्या करेगा? नई करेंसी प्रिंट करेगा, ठीक है? इशू करेगा नई करेंसी, इशू न्यू करेंसी, उसकी वजह से क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन या मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो लोगों की डिमांड, पहले भाई डिमांड बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ा, लोगों में हाथ में पैसा आया, खर्च करेंगे तो पहले डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ेगी, नाउ प्राइस हाइक आएगा, प्राइसेस विल हाइक, दिस इज हाउ, ठीक है? अब एक बार बढ़ गया, हमने कहा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल ना, तो स्पाइरल ये तो एक ही बार बढ़ा है, स्पाइरल तो इस तरीके से चलता है, एक चेन इफेक्ट, ठीक है? सर्कुलर चलता जाता है, तो प्राइस हाइक हुआ, बढ़ गया प्राइस, अब प्राइस बढ़ा, ठीक है? तो सारी चीजें लाइक वेजेस भी बढ़ेंगे, लेबर या वर्कर्स विल डिमांड फॉर मोर वेजेस, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गई है, ठीक है? तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब प्राइस बढ़ा, तो प्राइस तो भाई फैक्टर तो प्रोडक्शन उनका भी एक प्राइस होता है, एंड एक फैक्टर वर्कर या लेबर भी होता है, तो प्राइस बढ़ेगा तो फिर गुड्स का थोड़ा ना बढ़ेगा, लेबरर्स का भी बढ़ेगा, तो लेबरर्स का प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर फर्दर मार्केट प्राइस गुड्स का फिर बढ़ जाएगा, एक तो डिमांड की वजह से बढ़ा, दूसरा किसकी वजह से बढ़ा? इस प्राइस हाइक की वजह से बढ़ा, भाई प्राइस हाइक हुआ तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है? रेंट भी बढ़ जाएगा, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बनाने की लागत बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बेचेंगे भी महंगे में, बनाया महंगा है तो बेचेंगे भी महंगे में, ठीक है? तो फिर प्राइस इंक्रीज हो गया, एक बार और बढ़ गया, फिर वैसे ये चेंज फिर चलती जाएगी, तो स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा, दिस इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, जो कि फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्रिएट हुआ। फर्स्ट इम्पैक्ट ये देखने को मिला, ठीक है? समझ आया?
नेक्स्ट इट इज द नेशनल डेट, बोरोइंग। हमने कहा फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, जितने का घाटा हुआ गवर्नमेंट उतना ही अब उधार लेगी। अब गवर्नमेंट यहाँ पे तो हमने आरबीआई से उधार दिलवा दिया, अब गवर्नमेंट बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे सोर्सेज से बोरो कर सकती है ना, जरूरी हो ना आरबीआई से उधार लेगी, ठीक है। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी, पब्लिक डेट लोगों से भी उधार ले सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ओवरऑल डेट बर्डन इंक्रीज, कहने का मतलब है गवर्नमेंट जब उधार लेने गई बोरोइंग की, तो गवर्नमेंट का क्या हो गया, डेट बर्डन इंक्रीज हो गया, जो कि अब आने वाली जनरेशन को अफेक्ट करेगा। वो बर्डन अब ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट 1000, 2000, हजारों में उधार लेगी, ये डेफिसिट आ होगा, लाखों करोड़ों में घाटा हुआ होगा, तो लाखों करोड़ों गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ा होगा, ठीक है। तो वो जो डेट बर्डन था उसको चुकाने, रीपे करने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी साल लग जाएंगे, और उन सालों तक जब तक वो लोन चुकाएगी, उधार वापस करेगी, उन सालों तक गवर्नमेंट के अपने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, क्योंकि इनकम में से एक हिस्सा अब उन्हें उधार चुकाने में खर्च करना पड़ेगा, है ना। इनकम का कुछ हिस्सा उधार चुकाने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए खर्च करना पड़ेगा, तो वो हिस्सा आप डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में नहीं कर पाएंगे खर्च, ओके, है ना। तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड चली जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी कुछ सालों में लेगर्ड इकोनॉमी बन जाएगी। लेगर्ड इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट अ स्लोअर स्पीड देन इट्स पीयर इकोनॉमी, ठीक है। क्या होती है लेगर्ड इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ की स्पीड इसकी पीयर इकोनॉमी, मतलब इसी तरह की दूसरी इकोनॉमी में जो ग्रोथ की है, डेवलपमेंट की स्पीड है, उससे कम रेट ग्रोथ रेट हमारी है, ठीक है। तो दैट इज अ लेगर्ड इकोनॉमी, ओके, विल लैग बिहाइंड देन द अदर कंट्री, ठीक है, दूसरी कंट्री इससे पिछड़ जाएगी, ओके। तो उसको हमने लेगर्ड इकोनॉमी कहा, ओके। ये था डेट बर्डन की वजह से। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन, विशियस सर्कल ऑफ हाई डेफिसिट एंड लो जीडीपी। अभी अभी बताया भाई डेफिसिट बढ़ जाएगा, ठीक है, घाटा है, बोरो करेगी, तो बोरोइंग को रीपे करने के लिए इनकम का कुछ हिस्सा खर्च करना पड़ेगा, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना इनकम का एक प्रोपोर्शन बोरोइंग को रीपे करने के लिए खर्च करना पड़ रहा है, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी। उन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स में इन्वेस्टमेंट भी तो आती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, दैट मीन्स प्रोडक्शन कम होगा, राइट। तो प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जीडीपी गिर जाएगी या जीडीपी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस फिस्कल डेफिसिट की वजह से या फिस्कल डेफिसिट की वजह से हमारी जीडीपी के ऊपर भी अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेफिसिट है तो डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा, उन बोरोइंग को रीपे फ्यूचर में करेगी, तो फ्यूचर में अपनी इनकम का कुछ हिस्सा रीपे करने के लिए खर्च करना पड़ा, राइट। वो हिस्सा जो वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के रूप में इनकर कर सकती थी, डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर सकती थी, अब वो क्या करना पड़ा, रीपे, बोरोइंग को, डेट को रीपे करने में खर्च, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ इकोनॉमी को, राइट। तो प्रोडक्टिविटी घटी ना आने वाले कुछ सालों में, फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी घट गई इकोनॉमी, राइट, इस वजह से जीडीपी घट गई। नेक्स्ट वन इज क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि जब डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रिजोर्ट टू बोरोइंग प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट उधार लेती है, और वो उधार आरबीआई से भी लेती है, लोगों से भी लेती है, एंड फॉरेन मार्केट से भी लेती है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट आरबीआई से या बैंक से या मार्केट से, लोगों से उधार ले रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ले रही है, तो जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है विच आर अरेंजिंग द फाइनेंस थ्रू द मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी लोगों से पैसा ले रहे हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करके, राइट, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू करके लोगों से पैसा उठा रहे हैं, उठाते हैं ना, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर पैसा ले लिया है तो फाइनेंशियल मार्केट में कम पैसा बचेगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, राइट। सो व्हाट इज क्राउडिंग आउट, व्हेन द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू पब्लिक बोरोइंग, जब गवर्नमेंट मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा लेती है, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम बच जाती है, मार्केट की लिक्विडिटी सोक कर ली है गवर्नमेंट, सोक ली, ओके। इन दैट केस little funds or very low funds will be available in the market for the private sector enterprises. प्राइवेट सेक्टर के लिए मार्केट में कम फंड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, इससे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। पब्लिक से पैसा गवर्नमेंट ने उठा लिया है, ठीक है, तो बहुत सारा पैसा अब मार्केट में अवेलेबल नहीं, क्राउडिंग आउट कर दिया, ठीक है। तो पब्लिक से जो पैसा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज उठाती थी फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के थ्रू, अब वो पैसा किसने ले लिया है, गवर्नमेंट ने ले लिया है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए
अपॉर्चुनिटीज कम, दैट मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई, ठीक है। सो व्हेन द गवर्नमेंट रिजोर्ट टू बोरोइंग, in that case the liquidity in the financial market is reduced or retrenched or squeezed, liquidity कम हो गई मार्केट में। now the private sector, हाँ, so private sector के पास पैसा उठाने की कैपेसिटी कम हो गई क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबिलिटी है ही नहीं, जो कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को फ्यूचर में अफेक्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम होगी जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इस कंडीशन को क्राउडिंग आउट कहते हैं कि जब मार्केट में लिक्विडिटी कम है प्राइवेट सेक्टर के लिए क्योंकि गवर्नमेंट ने उठा लिया है। नेक्स्ट वन इज इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी, ठीक है, एफडीआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो रही थी हमारी कंट्री में, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी घाटे में चल रही है तो क्या कोई फॉरेनर एमएनसी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगी? भाई हम तो डेफिसिट में चल रहे हैं, डेफिशिएंसी है, रेवेन्यू है ही नहीं। अगर यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो यहाँ ये ऑलरेडी घाटे लॉसेस में चल रहे हैं, तो हमें क्या कमा के देंगे? यहाँ से हमें कोई फायदा होगा नहीं ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एमएनसी जो है इन्वेस्टमेंट कम कर देती है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कम कर देती है, एज वेल एज जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उसको भी विड्रॉ करने लग जाती है। दिस इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी है, जो स्टेटस है इकोनॉमी का, वो क्या हो जाता है? कम, जिसको हम कहते हैं साख गिर जाती है, ठीक है। सो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, विश्वास नहीं है अब हमारी इकोनॉमी के ऊपर उन एमएनसीज को या फॉरेन इकोनॉमीज को, क्योंकि हम तो घाटे में चल रहे हैं ना, बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई। तो ये घाटा क्या पता वो कब तक रिकवर कर पाएंगे, तो हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो एमएनसीज इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो पता नहीं ये घाटा कहाँ तक इकोनॉमी को नीचे धकेल सकता है, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो भी हमारी रेट्स को डाउन कर देंगी, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे, उनकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको रेट्स देती हैं, जैसे क्रिसिल है, ठीक है, लाइक बहुत सारी इस तरह की है, ब्लूमबर्ग है, ओके। नेक्स्ट लास्ट डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट, ओके, लास्ट टॉपिक है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ अगर आ गया है सिर्फ एक के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट, ओके। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू पीडी इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखो ये डेफिसिट कब अराइज हुआ? जब हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हम ले रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, जो हमें सबको 50 करोड़ का पहले फिस्कल डेफिसिट हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी टोटल रिसिप्ट कम थी अपने टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट कम थी टोटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है। वो 50 करोड़ हमने ले लिया यहाँ पे, उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। नाउ कंसिडर द पॉइंट इंटरेस्ट पेमेंट, 20 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन है हमारे पास, ठीक है। तो जो प्राइमरी डेफिसिट बच जाएगा वो कितने का बच जाएगा? 30 करोड़ का, ठीक है। अब ये 30 करोड़ क्या कहता है, या तो ये प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। हमने कहा था फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अब इस डेफिसिट में हमने क्या इंक्लूड किया था? ये बोरोइंग से इक्वल था, ठीक है। और गवर्नमेंट इस डेफिसिट को, फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए क्या कर रही थी? बोरो कर रही थी, है ना, यही का इसलिए इक्वल हुआ ना, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये इसलिए भी बोरो कर रही थी, ये बोरोइंग जो है ये किसलिए की गई थी? फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा थे ना। फिस्कल डेफिसिट क्यों आ रहा है इसका? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा थे गवर्नमेंट के। वो एक्सपेंडिचर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं, और वो एक्सपेंडिचर पिछले पास्ट बोरोइंग के ऊपर पे किए जाने वाले इंटरेस्ट भी होते हैं। गवर्नमेंट जब अपनी पिछली बोरोइंग को रीपे कर, सॉरी बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट जब पे करती है तो भी वो गवर्नमेंट का खर्चा ही माना जाता है ना। इंटरेस्ट पेमेंट इज एन एक्सपेंडिचर, P&L में भी उसको एक्सपेंडिचर साइड डालते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेड, ओके। तो इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उसके लिए भी बोरो किया। बोरिंग किस लिए करती है गवर्नमेंट? करंट एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए भी, और एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर कौन सा एक्यूमुलेटेड? वो जो पिछले कुछ सालों का है, करंट का नहीं है,
वो कब होता है? जब पिछले कुछ सालों में बोरो किया है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सालों तक इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि बोरोइंग एकदम से तो रीपे कर नहीं देती है, कुछ सालों में धीरे धीरे करती है, तो इंटरेस्ट हर साल जुड़ता जाता है, ठीक है। तो वो होता है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट या एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर बोलो। तो करंट एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए और एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, जो कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट की फॉर्म में है, उसको मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने टोटल बोरोइंग, वो हमने क्या माना, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या आ गया, एक तरीके से करंट एक्सपेंडिचर क्या आ गया भाई, फिस्कल डेफिसिट में क्या आ गया, करंट एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए बोरोइंग की और एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के, है ना। बोरिंग इसलिए की क्योंकि घाटे में थे, घाटे में क्यों थे, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा था। कौन सा एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर और प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से मैं ये एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने हटा दिया, राइट। फिस्कल डेफिसिट में एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था, है ना, समझ रहे हो। टोटल एक्सपेंडिचर में मैंने यहाँ से एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर हटा दिया, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, है ना, वो क्या बन गया, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट सिर्फ किसको इंक्लूड करता है, करंट एक्सपेंडिचर। तो वो घाटा जो सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ गवर्नमेंट को, राइट, वो घाटा, वो डेफिसिट जो सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ, वो क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट हम इसमें पिछले सालों के खर्चे हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, वो घाटा जो गवर्नमेंट को पिछले सालों के खर्चों की वजह से हुआ, वो प्राइमरी डेफिसिट में नहीं आता है, राइट, ठीक है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो सिर्फ किसके लिए बोरो करेगी, सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए। एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर की बोरोइंग या एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर प्राइमरी डेफिसिट का पार्ट नहीं होते, ओके।